चलिए हल्ला बंद कर दीजिए अब। हेलो, हाँ आ जाइए। बीच में एक सप्ताह टेस्ट बंद रहा, ठीक है, बीच में एक सप्ताह टेस्ट बंद रहा। तो टेस्ट बंद करने के कई कारण थे, उसमें एक कारण यह था कि बहुत सारे लोग जो है ना सीधे तौर पर क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पर उठा करके डाल दे रहा था, तो उसका तो एक लिंक टूट गया। मतलब अरे आप दे रहे हैं मेरा क्वेश्चन तो मेरे कोचिंग का नाम रहने दीजिए। सीधा क्वेश्चन से जो है सब चीज हटा देता था, अपने कोचिंग का नाम दे देता था, तो एक लिंक टूटा लोगों से। तो एक ये भी कारण था, और दूसरा चीज ये था कि उपस्थित भी हम नहीं थे, इसलिए भी जो है आपको टेस्ट नहीं हो रहा था। उपस्थित हुए हैं तो टेस्ट आपका होना शुरू हो गया है। तो आ जाइए, देखते हैं एक एक करके चीजों को। टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर कितना है? 5। टेस्ट नंबर 5 है। आ जाइए। आवाज बढ़ा दो जी, क्या कर रहा है? आवाज घटा बढ़ा कह रहा है? हाँ तो बढ़ा दो, ठीक ना है? हाँ आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त बन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? पुराण। पुराण देखिए, भारतीय धर्म ग्रंथों में पुराण का एक महत्वपूर्ण स्थान है और पुराण ही एक ऐसा भारतीय धर्म ग्रंथ है जिसमें भारत के इतिहास का क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण, भारतीय इतिहास का जो है क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है। पुराणों की कुल संख्या टोटल 18 है, और ये जो पुराण है, पुराण की रचना किया है लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा, लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा पुराण की रचना की गई है। लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा पुराण की रचना की गई है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है। 18 पुराण में से मात्र 5 पुराण है जिसमें भारत के भीतर शासन करने वाले राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और जिस 5 पुराण से हमें भारत के भीतर शासन करने वाले राजवंशों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, 3 के अलावे ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, टोटल 5 पुराण है। 18 में से टोटल 5 पुराण है जो हमें भारत के भीतर शासन करने वाले राजवंशों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, इसमें जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, मौर्य वंश। जो मत्स्य पुराण है, सभी पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। सभी पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। और मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? वायु पुराण। आंसर वायु पुराण हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइए, भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण कहां देखने को मिलता है? कहां? भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण कहां देखने को मिलता है? पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या, पुराणों के रचयिता, पुराणों के रचयिता। विष्णु पुराण से हमें किस वंश के विषय में? विष्णु पुराण से, मत्स्य पुराण से, वायु पुराण से, वायु पुराण से। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण
आगे है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। देखिए, भारत में कई दर्शन हुए और सभी दर्शनों में भारत का जो सबसे प्राचीनतम दर्शन है वह सांख्य दर्शन है। जो सांख्य दर्शन है यह भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है। सांख्य दर्शन जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, इसके प्रवर्तक जो है आपको कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि, वही पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। और चारवाक को चारवाक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, चारवाक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन है? भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, योग दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक, चारवाक। आगे, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पम पोनो रन्ना सही है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कप्पन, कुट्टन और पुगलेंदी ये भी सही है। चोलकालीन सिक्के कलंजू चांदी के थे, नहीं, गलत है। चोलकालीन सिक्के जो कलंजू था ये चांदी का नहीं था बल्कि सोना का था। किस धातु का था? सोना का था। चोल काल का सांस्कृतिक सार नटराज की प्रतिमा है, सही है, समझ गए, याद रख लीजिएगा और काफी महत्वपूर्ण है ये डाटा। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के अंतर्गत कौन कौन आता है? पंपोनौर। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के अंतर्गत कौन कौन आता है? तमिल साहित्य के त्रिरत्न के अंतर्गत चोलकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता? चोलकालीन सोने के सिक्के को, चोल काल का सांस्कृतिक सार किस प्रतिमा को माना? नटराज प्रतिमा। और जो नटराज की प्रतिमा है भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा है और इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है, समझ गए, इसकी आकृति जो है आपको चतुर्भुजाकार है, इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा प्रांत था गौर प्रांत। गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा प्रांत था गौर प्रांत। गौर प्रांत के शासक मोहम्मद गौरी 1173 में बने और 1173 में गौर प्रांत के शासक बनने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया और वहां पर मोहम्मद गौरी को जीत मिली। मुल्तान के विरुद्ध जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था वही मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण माना जाता है, अर्थात आंसर हो जाएगा मुल्तान। फिर मोहम्मद गौरी ने गुजरात के पाटन पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया और गुजरात के पाटन पर मोहम्मद गौरी ने जब 1178 ईस्वी में आक्रमण किया तो उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और मोहम्मद गौरी इस प्रकार भारत में पराजित हुआ। इसके बाद भी मोहम्मद गौरी लगातार भारत का अभियान जारी रखा। उसी क्रम में मोहम्मद गौरी ने ही तराइन का युद्ध लड़ा है। तराइन के युद्ध का मैदान हरियाणा में है। तराइन के युद्ध के मैदान जो हरियाणा में है वहां पर मोहम्मद गौरी के द्वारा दो युद्ध लड़ा गया है। एक युद्ध 1191 में और एक युद्ध 1192 में। 1191 में जो युद्ध लड़ा गया है उसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है और 1192 में जो लड़ा गया है उसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध हो या द्वितीय युद्ध हो, दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इन युद्धों में जो तराइन का प्रथम युद्ध था, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और वही तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, इस युद्ध से ही भारत में माना जाता है कि इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई है और भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। मोहम्मद गौरी को ही जाता है। मोहम्मद गौरी को ही भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना का श्रेय जाता है और मोहम्मद गौरी के ही गुलाम हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी और मोहम्मद गौरी के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और मोहम्मद गौरी ने जो है आपको लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया। लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जारी किया, सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में कौन देवराय द्वितीय के समय आया था? देवराय द्वितीय के समय आया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर कई सारे विदेशी यात्री आए थे। निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, नुनीज, बारबोसा, ये सब आए थे, समझ गए। तो ये सब जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन प्रमुख विदेशी यात्री देवराय द्वितीय के समय आया था। देवराय द्वितीय के समय आने वाला था आपको अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक फारस यानी ईरान का रहने वाला था। फारस यानी ईरान का रहने वाला था और अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। वही निकोलो कांटी की अगर आप बात करेंगे तो निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था। इटली का रहने वाला था।
ये जो है आपको देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। फिर नुनीज है, ये पुर्तगाल का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नुनीज अच्युत देवराय के समय, अच्युत देवराय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। फिर बारबोसा है, बारबोसा भी पुर्तगाल का रहने वाला था। और ये कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और विजयनगर साम्राज्य में जितने भी शासक हुए, उन सभी शासकों में जो सबसे महान शासक के रूप में विवरण मिलता है वह कृष्णदेव राय का विवरण मिलता है, जो 1509 से 1529 ईस्वी तक जो है आपको शासन किए हैं। 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किए हैं, समझ गए? तो याद रखिएगा। और कृष्णदेव राय के समय बारबोसा ही नहीं बल्कि डोमिंग पायस भी आया था। और डोमिंग पायस की अगर आप बात करेंगे तो जो डोमिंग पायस था ये भी पुर्तगाली यात्री था। डोमिंग पायस भी पुर्तगाली यात्री था। तो डोमिंग पायस और बारबोसा जैसे पुर्तगाली यात्री जो है आपको कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो बताइएगा निकोलो कांटी कहां का यात्री था? किसके समय विजयनगर साम्राज्य? अब्दुल रज्जाक कहां का यात्री था? किसके समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा? किसके समय? नुनीज कहां का यात्री था? किसके समय विजयनगर साम्राज्य? बारबोसा कहां का यात्री था? किसके समय आया? डोमिंग पायस कहां का यात्री था? किसके समय आया? कृष्णदेव राय। शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? देखिए, शिवाजी जब मराठा साम्राज्य को स्थापित किया तो मराठा साम्राज्य को स्थापित करने के बाद शिवाजी ने शासन प्रशासन चलाने को लेकर एक 8 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया। शिवाजी ने जो 8 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया, उस 8 सदस्यीय मंत्री परिषद में क्या क्या था आप समझिएगा। उस 8 सदस्यीय मंत्री परिषद में पेशवा था, पेशवा, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अमात्य था, जो आय व्यय का लेखा जोखा देखता था उसे अमात्य कहा जाता था। इसे मंत्री भी कहा जाता था, या जो आय व्यय यानी कितना इनकम हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इसका जो लेखा जोखा देखता था उसी को अमात्य कहा जाता था। इसके बाद आपको पंडित राव था। पंडित राव जो धार्मिक कार्यों को देखता था उसे ही पंडित राव कहा जाता था। जो धार्मिक कार्यों को देखता था उसे ही पंडित राव कहा जाता था। फिर आपको न्यायाधीश था। न्यायाधीश की अगर हम लोग बात करें तो जो न्यायिक कार्य किया करता था, जो न्याय करने का काम किया करता था, उसे न्यायाधीश कहा जाता था। फिर आपको एक सुमंत होता था, जो विदेश मंत्री होता था उसी को सुमंत कहा जाता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। और इसके अलावे जो है आपको एक सर नौबत होता था जो सेनापति होता था। एक सर नौबत होता था जो सेनापति होता था, उसी को सर नौबत कहा जाता था। जो सेनापति होता था उसी को सर नौबत कहा जाता था। फिर आपको एक चिटनीस होता था जो पत्र का आदान प्रदान करता था, जिसका संबंध पत्राचार विभाग से था, वही आपको चिटनीस कहलाता था। और इसके बाद जो है एक वाक्यानबीस होता था, जो गुप्तचर होता था उसी को वाक्यानबीस कहा जाता था। गुप्तचर को वाक्यानबीस कहा जाता था। गुप्तचर को वाक्यानबीस कहा जाता था। हो गया, यही है शिवाजी का अष्टप्रधान, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, एगो अष्टप्रधान है, एगो अष्टदिग्गज है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के जो 8 महान विद्वान रहते थे, उस वजह से विजयनगर साम्राज्य। अष्टदिग्गज का संबंध कौन साम्राज्य? विजयनगर। और किस शासक से है? कृष्णदेव राय। और अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है। अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से है। और शिवाजी के समय जो 8 सदस्यीय मंत्री परिषद होता था उसमें पेशवा किसे कहा जाता? पेशवा, अमात्य, पंडित राव, न्यायाधीश, सुमंत, सरे नौबत, चिटनीस, वाक्यानबीस, गुप्तचर। आगे, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? देखिए, सिख धर्म में टोटल 10 सिख गुरु हुए। उसमें सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक, और गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद बना। गुरु अंगद का ही मूल नाम या पहला नाम लहना था। समझ गए? तो किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? गुरु अंगद। सिख धर्म की स्थापना किसने किया है? गुरु नानक ने किया है। सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए उसमें 5वें गुरु अर्जुन देव हुए। और गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के अंतर्गत एक महान गुरु के तौर पर याद किया जाता है। और इसलिए इन्हें महान माना जाता है क्योंकि
गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया? अमृतसर में हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। सिखों का जो सबसे पवित्र स्थल है अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर है, जिसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया, जिस वजह से इन्हें सिख धर्म के सबसे महान गुरुओं में से एक माना जाता है। और साथ ही साथ सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ, सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की भी रचना इन्होंने ही किया है, गुरु अंगद ने ही किया है। और कहा जाता है कि गुरु अंगद ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां का साथ दिया था, जिस वजह से जहांगीर ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की और औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। और जब तक जीवित रहे तब तक औरंगजेब के विरुद्ध जो है लगातार इन्होंने अपने युद्ध को जारी रखने का काम किया था। समझ गए? तो याद रखिएगा। बताइएगा, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण किसने? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया? इसके बाद सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु, किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? वारेन हेस्टिंग्स। किससे है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई, उस नीति को ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा जाता है। और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर के 1785 तक, 1772 से लेकर 1785 तक गवर्नर और गवर्नर जनरल के पद पर है, गवर्नर और गवर्नर जनरल के पद पर है। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने हैं, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने हैं। काफी आक्रामक गवर्नर जनरल था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर ही इन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी। आगे आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में अस्थायी बंदोबस्त को लेकर याद किया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में अस्थायी बंदोबस्त को लेकर याद किया जाता है। और वही लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो भारत में इन्हें फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर याद किया जाता है। फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर याद किया जाता है। और लॉर्ड एमहर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें बैरकपुर में हो रहे 1824 ईस्वी में सैन्य विद्रोह को लेकर याद किया जाता है। लॉर्ड एमहर्ट्स के समय में ही बैरकपुर में 1824 ईस्वी में सैन्य विद्रोह हुए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने साम्राज्य विस्तार को लेकर फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कर की वसूली को लेकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को लेकर फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण किसने किया? फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण किसने किया? बैरकपुर में 1824 में सैन्य विद्रोह किसके समय हुए? लॉर्ड एमहर्ट्स। निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित चितर सिंह थे? चितर सिंह किस विद्रोह से संबंधित थे? देखिए, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों ने भारत के भीतर आदिवासी समुदाय के लोगों का भी काफी शोषण किया। आदिवासी समुदाय के लोग जंगल में रहते थे और अंग्रेजों ने जंगल को अपना संपत्ति घोषित कर दिया और आदिवासियों को जंगल से बाहर करना शुरू कर दिया। तो फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों ने विद्रोह किया। उसी क्रम में पश्चिमी घाट में भील विद्रोह हुए, रामोसी विद्रोह हुए, असम में अहोम विद्रोह हुए, झारखंड के क्षेत्र में कोल विद्रोह हुए। और हर विद्रोह के अलग अलग नेता हुए, जिसमें भील विद्रोह के नेता की अगर हम लोग बात करें तो भील विद्रोह के नेता सेवाराम हुए, सेवाराम। रामोसी विद्रोह के नेता चितर सिंह हुए। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर हुए। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत। कोल विद्रोह झारखंड में हुआ, अहोम विद्रोह असम में हुआ और भील और रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में पश्चिमी घाट में हुआ था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में पश्चिमी घाट में हुआ था। तो चितर सिंह से संबंधित है रामोसी विद्रोह। कौन? रामोसी विद्रोह। समझ गए? तो बताइएगा, भील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? भील विद्रोह किसके नेतृत्व में? रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व? अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व? कोल विद्रोह किसके नेतृत्व? कोल विद्रोह कहां हुआ? कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, भील और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया?
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर ने किया। अविंद्रनाथ टैगोर ने किया, विशेष तौर पर भारतीय कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने को लेकर। भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय कला एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने को लेकर ही अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया। समझ गए। इसके बाद आगे है इंडियन अनडेस्ट। इंडियन अनडेस्ट एक पुस्तक है और इंडियन अनडेस्ट नामक पुस्तक की रचना वेलेंटाइन सिरोल ने किया था। वेलेंटाइन सिरोल, सिरोल ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक क्रांतिकारी थे, आप याद कीजिए, इसके विषय में हम आपके बैच में चर्चा किए हुए हैं। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में क्रांति किया था और लंदन में क्रांति को लेकर और उसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजे थे। कॉपी में उतारे थे आप लोग? हैं? ईमानदारी से सबको अपनी अपनी मां का कसम है। कौन कौन लोग कॉपी में उतारे थे? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। इतने लोग उतारे। जो जो लोग नहीं उतारे थे खड़ा हो जाइए। मां कसम है सबको, अपनी अपनी मां का कसम है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। लड़की लोग अलग से नहीं बोलेंगे। आप लोग क्या है? आप लोग भी नहीं उतारे हैं तो खड़ा हो जाइए। मां कसम, मां पैदा की है, मां कसम है आपको। देखिए, सिर्फ हम आपको यह बतलाना चाहते हैं, क्लास में पढ़ने वालों की संख्या देख लीजिए। जो उतारे हैं, अरे छोड़िए ना, आप क्या किए, हमको उससे खाक मतलब है। हम जो बोले वो नहीं ना किए हैं, आप कुछ किए उससे हमको थोड़े मतलब है। हम सिर्फ यह दिखलाना चाहते हैं कि आप में पढ़ने वाले कितने लोग हैं, और हम कुछ नहीं दिखलाना चाहते, कुछ नहीं। और कहिएगा रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट क्या है? दाल भात चोखा। जिस रोज हम पढ़ाए थे उसी रोज टेलीग्राम चैनल पर भेजे हैं। भेजे हैं कि नहीं भेजे? भेजे हैं। और बोले थे कॉपी में उतार लीजिएगा। और कहिएगा रिजल्ट, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऐसे हो जाता है जी। आए? क्या बोले हम आपको? शुरू से लेकर के आज तक हमेशा बोलते आ रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना कर लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। ये तो इस क्लासरूम का बात है। ऊपर में तो एको को ने लिखा होगा, ऊपर में तो एको को ने लिखा होगा। मुश्किल से 10%, इस क्लासरूम में मुश्किल से 10%। और ऑनलाइन वाला का तो कोई मैये बाप ना है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। यानी हम जो कहेंगे वो आप नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा थोड़े होता है जी, नहीं होता है। क्या बोले हैं? 1.5 महीना अपने आप को तपा दीजिए, और 1.5 महीना आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, देखिए क्लासरूम का स्थिति देखिए। और तब कहिएगा रिजल्ट नहीं हुआ। तो रिजल्ट क्या है? देख लीजिए, मारेंगे एक एक चाट मुंह ला लो जगह। यहां पर छड़ी था जी, क्या हुआ जी? बांस का छड़ी था, बांस का छड़ी था, वो क्या हुआ? आगे में बैठते हैं। कहीं ज्यादा हीरो बनता है जी। है, बैठ जाइए, मार लग गया, बैठ जाइए। ठीक है। क्या है? काहे उतारा? काहे उतारा? कहाँ है? कहाँ है? कॉपी कॉपी निकाल। काहे उतारा? काहे उतारी? हम ये तोड़ देंगे। बैठिए। चलिए आ जाइए। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अगर बात करें तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, इन्होंने लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन को फैलाने का काम किया। और इन्होंने लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने को लेकर 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस जैसे संगठन की स्थापना किया। तथा अपने संगठन को लोकप्रिय बनाने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाला। आगे बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। देखिए, 2 ऐसे राजनेता हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए थे। एगो बाल गंगाधर तिलक, दूसरा महात्मा गांधी। ये दोनों भारतीय राजनेता ऐसे हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए और इन्होंने ही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिए हैं। फिर इन्होंने ही केसरी और मराठा नामक पत्रिका निकाला। इन्होंने ही गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे कार्यक्रम की शुरुआत किया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? देखिए, भारत को स्वराज दिलाने को लेकर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाया
और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष जोसेफ वेप्टिस्टा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल लीग आंदोलन का सचिव एनसी केलकर और फिर एनी बेसेंट के द्वारा भी मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर आप बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इंडिया सर्वेंट सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इंडिया सर्वेंट सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना किया और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन इंडिया सर्वेंट सोसाइटी के सदस्यों को कहा कि आपको होम रूल लीग आंदोलन में शामिल नहीं होना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन इंडिया सर्वेंट सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया। होम रूल लीग आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया, कहा आपको शामिल नहीं होना है, आपको शामिल नहीं होना है। और देखिए एक बात बता देते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी तीनों परीक्षा का बड़ी फेवरेट टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। आप देख लीजिएगा क्रांतिकारी आंदोलन से प्रश्न रहेगा और आप ये भी देख लीजिएगा आपसे प्रश्न नहीं बनेगा और आप अपने आप पे अफसोस करेंगे एग्जाम हॉल में कि काश बात मान लिए होते तो क्वेश्चन बन गया होता। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 नंबर 2 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाएगा, आपके इन सभी कृत्यों के कारण, आपके इन सभी लक्षणों के कारण। समझ गए? आंसर हो जाएगा एनसी केलकर। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया? देखिए जैसे कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन होता था उसी प्रकार से मुस्लिम लीग का भी प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन होता था। मुस्लिम लीग का 1943 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। मुस्लिम लीग का 1943 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। मुस्लिम लीग ने अपने 1943 के कराची अधिवेशन में ही बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। मुस्लिम लीग ने अपने 1943 के कराची अधिवेशन में ही बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। समझिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावे मुस्लिम लीग का 1940 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इस लाहौर अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया था, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनेगा। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। ये दोनों फैक्ट आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो आ जाइए, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया? मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया? आए? मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया? मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित? पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली। कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना किसने किया? मॉन्टेस्क्यू। याद रख लीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछा जा सकता है। समझ गए? तो कानून की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने किया? कानून की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने किया? किसने किया है? मॉन्टेस्क्यू। आगे, असत्य मिलान का चयन करें। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन, सही है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया, सही है। आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन, सही है। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा रूसो ने दिया, नहीं। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। और जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। ये जर्मनी का रहने वाला था, इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। और कार्ल मार्क्स ने जो है आपको दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक किताब की रचना किया। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो 1 सेकंड में याद करते हैं इसको। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाए? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने? आदर्शवादी समाजवादी का प्रवक्ता, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कहां का रहने वाला था? वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता, वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता
दास कैपिटल किसकी रचना? दास कैपिटल किसकी रचना? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना? आंसर डी। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता? देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहां पर मानचित्र पर जब आप आएंगे तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा है ये। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन है, पूरब में म्यांमार है और पश्चिम में भूटान है, और फिर दक्षिण में आइएगा तो असम है, नागालैंड है। तो अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, चीन, भूटान और म्यांमार। चीन, भूटान और म्यांमार, चौथा किसी भी देश के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाती है, तो हो जाएगा आपको बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोत्तम चोटी कौन है? देखिए आपको भारत का मानचित्र जब आप देखेंगे, आप ज्योग्राफी में भारत के पर्वत पठार मैदान पढ़े हैं, आपको पढ़ाया गया है, आपको बतलाया गया है, तो पढ़े हैं तो उसका रिवीजन और किए हैं? हाय, रिवीजन किए हैं? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के विषय में बताए हैं? एकदम बताए हैं। पूर्वी घाट के विषय में बताए हैं? एकदम बताए हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, और एक आपको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में बांटती है। गौर से सुनिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो कि गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई है, इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, और इस सह्याद्री पर्वत को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 2 भागों में बांटती है। जब इससे ऊपर जाइएगा तो यह उत्तरी सह्याद्री कहलाता है, और नीचे आइएगा तो दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, और कालसूबाई महाराष्ट्र में है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, कालसूबाई पर्वत चोटी महाराष्ट्र में है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, और कुद्रेमुख कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, समझ गए? तो याद रखिएगा। तो बताइए आप हमको, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार क्या गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है? हां या ना? टोटल 6 राज्य में है। कितने राज्य में? कितने राज्य में? पहला गुजरात, पहला, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा, तीसरा गोवा, तीसरा, चौथा कर्नाटक, चौथा, पांचवा केरल, पांचवा, छठा तमिलनाडु, छठा। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों? कितने राज्यों में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर है? इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? सह्याद्री को कौन सी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में बांटती है? 16 डिग्री, 16 डिग्री। तो सह्याद्री को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में कौन अक्षांश रेखा बांट? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आए, कालसूबाई कहां है? महाराष्ट्र। कहां है कालसूबाई? कहां है? दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आए आए आए, कहां है? ये कहां है? और उसी प्रकार से एगो पूर्वी घाट है जो ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए तमिलनाडु तक फैली हुई है। पूर्वी घाट का विस्तार 4 राज्य में, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, दोनों नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है नीलगिरी क्षेत्र में। नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलती है? कहां मिलती है? कहां मिलती है? और नीलगिरी कहां है? कहां है? और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो दक्षिणी भारत है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, आप याद कीजिए, हम आपको ज्योग्राफी में बताए हुए हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा भारत को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उससे ऊपर जाइएगा उत्तरी भारत, नीचे आइएगा दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई-मुदी। कौन है? अनाई-मुदी। कौन है? अनाई। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अनाई-मुदी।
तो बताइए क्या होगा आंसर? कालसूबाई। क्या होगा? कालसूबाई। बाद बाकी कुदरे मुख नाई मोदी नीलगिरी हर की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। ठीक है, आगे। किस चैनल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपको लक्षद्वीप है, इधर लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप के नीचे आएंगे तो एक छोटा सा द्वीपीय देश मिलेगा, मालदीव। मालदीव, मालदीव। और फिर लक्षद्वीप के अंतर्गत ही एक द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय, मिनिकॉय। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें ऊपरी हिस्सा अंडमान, नीचे वाला हिस्सा निकोबार। ऊपरी हिस्सा अंडमान और नीचे वाला हिस्सा निकोबार। जो अंडमान है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। और एक 11 डिग्री चैनल है। जो 11 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप में एक आगती द्वीप है और एक कन्नामोरे द्वीप है। आगती द्वीप लक्षद्वीप के उत्तरी भाग में है, कन्नामोरे द्वीप लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में है। तो जो 11 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के आगती द्वीप को लक्षद्वीप के कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप के कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आगती द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। आगती द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। आगती द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। आए, चलिए आगे। जोबाई, सुकड़ी एवं जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? लूनी। किसकी सहायक नदी है? लूनी। लूनी। निम्नलिखित में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? देखिए, इन झीलों में जो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है वह पुलिकट झील है। वह पुलिकट झील है। और जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील जो है आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। दोनों राज्यों में इनका विस्तार है। यही झील जो है सीमा साझा करता है। फिर ऑप्शन में लोकटक झील है। लोकटक झील की अगर हम लोग बात करें तो मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। फिर हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। फिर आपको ऑप्शन में बेम्बानड झील है। बेम्बानड झील केरल में है। बेम्बानड झील केरल में है। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा साझा कौन झील करता है? कौन झील करता है? हुसैन सागर झील कहां है? आए, तेलंगाना। हुसैन सागर झील कहां है? हुसैन सागर झील, बेम्बानड झील, बेम्बानड झील, लोकटक झील, लोकटक झील। आगे, होगेनकल, भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। कावेरी नदी पर। कहां अवस्थित है? कावेरी। होगेनकल, भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कहां पर? कावेरी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में दिए गए असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। इसमें पोटास की बहुलता होती है, हां। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, हां। पुराने को खादर, नए को बांगर, नहीं। पुराने को बांगर और नए को खादर, नए को खादर। उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी है, हां। सबसे अधिक उर्वर मिट्टी जलोढ़ ही होती है। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक उर्वर मिट्टी जलोढ़ ही होती है। जैसे एक सलाई रिंच होता है, सलाई रिंच का प्रयोग किसी भी काम में आप कर सकते हैं, वैसे जलोढ़ मिट्टी में हर प्रकार के फसल का आप उत्पादन कर सकते हैं। कुछ भी इसमें उगा सकते हैं, तो उर्वर होता है। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? सबसे ज्यादा कौन मिट्टी? सबसे अधिक उर्वर मिट्टी किसकी बहुलता होती है? किसकी बहुलता? किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? पुराने जलोढ़ को। पुराने जलोढ़ को, नए जलोढ़ को, नए जलोढ़ को। आंसर सी। असत्य मिलान का चयन करें। संस्थान और मुख्यालय। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में है। महाराष्ट्र के नागपुर में है। बाद बाकी सब सही है, ठीक है। तो याद कर लेते हैं, एक सेकंड में बताइए। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, कॉफी अनुसंधान केंद्र,
कॉफी अनुसंधान केंद्र, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय तिलहन अनुसंधान। आगे, राजस्थान की डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन, टंगस्टन। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य? गोवा, गोवा। और संख्या के दृष्टिकोण से पूछेगा तो महाराष्ट्र, संख्या के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र। निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? बारगी परियोजना। बारगी परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि जो बारगी परियोजना है यह बारगी नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। बारगी नदी पर है मध्य प्रदेश में, बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। भीमा परियोजना, भीमा परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो यह पवना नदी पर महाराष्ट्र में है, पवना नदी पर महाराष्ट्र में है। जैकावरी परियोजना यह गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में है, गिरना नदी पर महाराष्ट्र में है। आंसर हो जाएगा सी। बारगी परियोजना महाराष्ट्र नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? क्लाउड लेपर्ड, क्लाउड लेपर्ड असम में नहीं है बल्कि त्रिपुरा में है। कहां है ये? त्रिपुरा, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में है। समझ गए? तो कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है? कौन नहीं है? क्लाउड लेपर्ड कहां है? क्लाउड लेपर्ड, क्लाउड लेपर्ड। मानस नामेरी रायमोना कहां है? मानस नामेरी रायमोना, मानस नामेरी रायमोना कहां है? असम में। आगे, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखिए। देखिए, जानते हैं मूल अधिकार हमेशा विवाद में रहा है और मूल अधिकार को लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो मूल अधिकार को लेकर जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1967 में आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जजमेंट 1973 में आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1980 में आया और बेरुबारी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1960 में आया। तो मिलाइए क्या होगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर ये होगा। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद को निरूपित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 63 ही यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी आंसर है। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 68 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 68 है यह हमें यह जानकारी देता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में क्या होता है? उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में पद रिक्त ही रहता है, कोई भी उपराष्ट्रपति के तौर पर काम नहीं करता है। लेकिन अनुच्छेद 68 यह भी कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने चाहिए। और फिर अनुच्छेद 89 यह कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा, राज्यसभा का एगो सभापति और एगो उपसभापति होगा, यह बात कहता है अनुच्छेद 89। तो कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाएंगे। राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 89। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पीवीएन रॉ समिति। पीवीएन रॉ समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि जीवीके रॉ समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है। जीवीके रॉ समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है। उसके अलावा एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में गठित हुआ, पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में गठित हुआ, पंचायती राज संस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किया, त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किया। अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश किया और एलएम सिंघवी कमेटी ने ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया और एलएम सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया। समझ गए? याद रखिएगा। क्लियर है? तो बताइए, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ? किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किया? किसने? किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की? किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश की?
किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश, किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, और एलएम सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा केमा संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992। पॉलिटिक पढ़ाए हैं तो बताएं कि नहीं बताएं, हमको बताना होगा, मार फट्टा से ठीक कर देंगे अगर याद न है तो, समझ गए। अब एक रोज चलेगा फट्टा, इसी सप्ताह में पूरा क्लासरूम को कूटेंगे हम, समझ गए। जितना पढ़ाए हैं 2 से 3 दिन का समय दे देते हैं, शनिवार या रविवार को कुटाई होगा आप लोग का। जितना पढ़ाए हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, जितना पढ़ाए हैं कुछ भी पूछ सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तीनों में कुछ भी पूछ सकते हैं। सिर्फ हम पढ़ाएंगे, आप मुंह देखने आते, मारेंगे मुंह लाल कर देंगे हम, समझ गए। लड़की लोग, लड़की होने का फायदा मत उठाइए कि लड़की है तो नहीं कूटेंगे, मुंह थकूच देंगे हम, समझ गए। इसका आंसर बताइए, हम बताएं, उपर्युक्त सभी होगा। हाँ, इसका आंसर हम बताएं, 33 होगा। हाँ, पढ़ाने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत है ना। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किसका मिलान गलत है? आंसर सी दिया है, आंसर सी दिया है, गलत है। जो बता रहे हैं वो होगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रेलवे मंत्री जॉन मथाई, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं बल्कि विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव, क्लियर है। आंसर में इसका आंसर सी दिया हुआ है, काट लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा डी, समझिए। ये क्वेश्चन हम बताएंगे, हमारे मुंह तोड़ देंगे हम, समझ गए। संघराज संबंध भाग 11, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 18 3 1 2 4 पर डी होगा। हाँ, ई बताना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर या धारा हिंद महासागर से संबंधित? अगुलहास। कौन? अगुलहास। देखिए यहां पर बताते हैं, बताए हैं। ओ हाँ, बताए हैं, जलवायु में बताए हैं ना, याद है ना। देखिए याद कीजिए, बताए होंगे। विषुवत रेखा के आसपास जो धारा चलती है, उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा। तो जो विषुवतीय धारा है यह मेडागास्कर के समीप जाकर 2 भाग में बढ़ती है, एगो मेडागास्कर की धारा, एगो मोजाम्बिक की धारा, और आगे आकर के दोनों मिलती है, जिसको अगुलहास की धारा कहते हैं। और हिंद महासागर की गर्म धारा है, ज्योग्राफी में बताया गया है। तो निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बीबी गिरी। बीबी गिरी राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं 1969 से 1974। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87। जाकिर हुसैन 1962 से 67, नहीं 1967 से 1969, सॉरी 1967 से 1969। और के आर नारायण 1997 से 2002, 1997 से 2002। ठीक है, तो मिलाइए। इसमें सबसे पहले 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 1 2 3। आंसर भी होगा, होगा। डियागो गार्सिया कहां स्थित है? हिंद महासागर में। कहां है? हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? देखिए, भारत में व्यक्तिगत तौर पर 15 गो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं, और उस 15 में से 6 गो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। 6 प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। दूसरा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई जो है बंबई के प्रधानमंत्री रहे हैं, बंबई, बंबई प्रांत, आज ना महाराष्ट्र है, पहले बंबई था। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के रहे हैं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, वीपी सिंह जो है उत्तर प्रदेश के रहे हैं मुख्यमंत्री। और फिर इसके बाद पीबी नरसिम्हा राव, पीबी नरसिम्हा राव, ये रहे हैं आंध्र प्रदेश के। और इसके बाद एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा रहे हैं, एचडी देवगौड़ा रहे हैं कर्नाटक के, कर्नाटक के। और छठे हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ये रहे हैं गुजरात के, गुजरात के। भारत के ये 6 ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले, भारत के 6 ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, समझ गए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हो जाएगा, समझ गए। तो भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले, भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे? कितने? कितने? पहला, पहला, दूसरा,
दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठा, छठा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। कौन है? देखिए, जहां पर वर्षा अधिक होता है ना, वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, पश्चिमी घाट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है 1973 ईस्वी से। कब से हुई है? 1900। और मुख्य तौर पर बाघों को संरक्षण प्रदान करने को लेकर जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। बाघों को संरक्षण प्रदान करने को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। और बाघों को संरक्षण प्रदान करने को लेकर जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, इसने भारत में बाघों की संख्या में इजाफा किया। जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर जहां बाघों की संख्या में कमी देखने को मिली है, तो वही भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। वृद्धि देखने को मिली है, समझ गए? तो ये कार्यक्रम जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरा हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष पूरा हो गया है। ये सब बात आप याद रखिएगा, समझ गए? सॉरी, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया, सॉरी मोदी जी बोल दिया, सॉरी, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। आज के डेट में 50 वर्ष जो है इसको हो चुका है, समझ गए? तो ये चीज है। इससे आगे का डिस्कशन साइंस का क्वेश्चन है, इससे आगे साइंस है ना? हाँ हाँ, इससे आगे विकास जी करवाएंगे। चलिए ठीक है, तो इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। हेलो, सुन लीजिए, 3 बजे से आपका बायोलॉजी का क्लास है आज। 3 बजे से बायोलॉजी का क्लास, ठीक है? हल्ला क्या करने लगे? शांत बैठिए। चलिए आगे हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। आपका 41 क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा ज्यादा उत्तरदायी है? कौन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा डी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। गैस का नाम क्या था जिसके कारण दुर्घटना हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। अमेरिकन कंपनी था, लगभग 5000 लोग मारा गया था। याद रखिएगा, इसका डेट पूछता है और गैस दोनों। तो डेट बोलेगा तो और गैस बोलेगा तो मिथाइल। मिथाइल। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर? पूछा एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष क्या आ जाएगा? 3.26। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक लाइट ईयर बराबर हो जाएगा 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। याद रखेंगे इसको। तो एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष? 3.26। एक पारसेक बराबर कितने मीटर? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश बराबर कितने किलोमीटर? मीटर रहेगा तो 15 और किलोमीटर रहेगा तो 12। बाकी इधर याद रखेंगे 9.46। निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होगा? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर माइक्रोफोन के उल्टा होता है कौन? लाउड स्पीकर। तो ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और सितार आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को बोलिए ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक को विद्युत में। रसायन को विद्युत में। सोलर सेल। सितार आंतरिक को विद्युत में। ठीक तो है? सॉरी, हाँ उल्टा बोल दिया हम। सितार विद्युत को ध्वनि। ठीक। ये आंतरिक को ध्वनि में होगा ना, हम इसको विद्युत बोल दिया तो आंतरिक को ध्वनि में होगा। सही बात। सितार बजाएगा आंतरिक को ध्वनि में, हम विद्युत बोल दिए। ठीक। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? कोई भी देखिए, कण जब दो स्थिति पूछता है, जब मध्यमान में होगा, कोई भी जब बीच में होगा तो इसको इधर जाना होगा और इधर भी जाना होगा, तो इधर कब जाएगा? उसके पास ऊर्जा अधिकतम रहेगा ना, ऊपर चढ़ेगा।
तो पहला क्या होगा? बेग बेग मैक्सिमम होगा, क्या होगा? बेग मैक्सिमम होगा। अब बेग मैक्सिमम होगा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो बेग मैक्सिमम इसलिए क्योंकि उसको ऊपर चढ़ना है, तो बेग मैक्सिमम होगा। और बेग मैक्सिमम होगा तो क्या होगा आपका? काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। तो वही पूछ रहा कि मध्यमान में जब है तो क्या अधिकतम होगा? तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा। ध्यान रखेंगे, जब मध्यमान में होगा तो बेग और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा, बाकी सब मिनिमम। और वही जब ऊपर होगा, यहाँ पे होगा, तो गतिज ऊर्जा और बेग न्यूनतम होगा, बाकी सब मैक्सिमम। जस्ट उल्टा होता है। एक याद रखेंगे कि मध्यमान में बेग और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, बाकी सब न्यूनतम। और इसका जस्ट उल्टा बोलेगा तो ये दोनों न्यूनतम हो जाएगा, बाकी सब मैक्सिमम। ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है? किसके कारण? प्रबलता के कारण। तारत्व कारण? मोटी या पतली? तारत्व कारण मोटी या पतली आवाज सुनाई देता है, पिच जिसको बोलते हैं। महिला में पिच ज्यादा होता है इसलिए आवाज पतली होता है, लड़का लोग में पिच तारत्व बहुत ज्यादा कम होता है इसलिए उसका आवाज मोटा होता है। गुणता क्या कारण है? गुणता क्या होता है? कोई रूम से मानिए, कोई रूम में दो लड़का बैठा है और कुछ बोला तो कैसे पता चलता है कि मानिए मनीष और राकेश कोई दो नाम लड़का बैठा हुआ है? क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि मनीष ही बोला है। यही कारण है, गुणता के कारण हम किसी की आवाज को पकड़ पाते हैं कि फलना बोल रहा है, गुणता के कारण। ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा? उष्मा का संचरण कितने विधि द्वारा? तीन। कितने? तीन। चालन, संवहन और विकिरण। तो ठोस पूछ रहा था, ठोस में किसके कारण? ठोस में। संवहन किसमें? द्रव व गैस में। द्रव व गैस में। और विकिरण जहां माध्यम की आवश्यकता ना हो वहां भी विकिरण काम करेगा। सूर्य से हम लोग को जो रोशनी और हीट जो प्रदान होता है किसके कारण से? विकिरण के कारण से। तो बोलेगा ठोस में किस कारण? ठोस में द्रव व गैस। द्रव व गैस जहां कोई माध्यम ना हो, या सूर्य से तो विकिरण, सूर्य से विकिरण। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकीर्णन सबसे कम पूछ रहा है। प्रकीर्णन इनवर्सली होता है तरंग दैर्घ्य का। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम। इसमें किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है? लाल का। किसका? लाल का। तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा? प्रकीर्णन सबसे कम लाल का, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। वही बैगनी का क्या हो जाएगा? बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। तो यहां पे पूछ रहा प्रकीर्णन सबसे कम तो किसका हो जाएगा? और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का? किसका? सबसे अधिक। अच्छा, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका था? किसका? सबसे अधिक वेधन क्षमता। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका? गामा का। और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा का। सबसे अधिक आयनन क्षमता। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण, इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिल्टन। किसने? ऐसा इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? कितना होता है? -1.6 गुने 10⁻⁹ क्या? कूलम। यही प्रोटॉन पे बात करें तो ये सिर्फ माइनस हटा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव। आवेश सेम होता है, इसका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन में सिर्फ माइनस लगेगा और प्रोटॉन में माइनस हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा। जे थॉमसन किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया, नामकरण रदरफोर्ड। चैडविक किसका? न्यूट्रॉन का। चैडविक न्यूट्रॉन का। किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक? तो किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता फ्लोरीन का। क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन होगा, सॉरी। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम किसका होगा? सबसे कम इलेक्ट्रॉन बनता आर्गन का। किसका? आर्गन का। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन? फ्लोरीन। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम। कौन? सीजियम। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम, या सबसे अधिक बोलेगा विद्युत धनात्मकता तो सीजियम। सबसे कम ऋणात्मकता, सबसे अधिक धनात्मकता, दोनों सीजियम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला सबसे अधिक किसका? क्लोरीन का। और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम किसका? ऑर्गन का। किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl को म्यूरिएटिक अम्ल बोला जाता है। अच्छा, H2SO4 को और किस नाम से जाना जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ, इसको बोला जाता है तेजाब भी, इसी को बोला जाता है तेजाब भी। H2SO4 को बोला जाता है। इसको अम्लों का राजा भी बोला जाता है। अम्लों का राजा H2SO4। क्या? साफ। ठीक। म्यूरिएटिक अम्ल क्या बोलेंगे? HCl। सुनिएगा, H2SO4 का ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या? ऑयल ऑफ विट्रियोल। H2SO4 को तेजाब बोला जाता है। H2SO4 का अम्लों का राजा। क्या? अम्लों का राजा।
CH3COOH क्या है? एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। किसमें? सिरका में। HNO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। LPG का प्रमुख घटक क्या? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। अच्छा, LPG में गंध के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन। क्या? मिथाइल मरकैप्टन। जो गैस जो गमकता है खुलने के बाद किस यौगिक के कारण? मिथाइल मरकैप्टन। किस यौगिक के कारण? अच्छा, वो किसका यौगिक होता है? सल्फर का। किसका? सल्फर का। प्रोड्यूसर गैस किसे प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं? CO प्लस N2। CO प्लस इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं कोल गैस। क्या बोलते हैं? कोल गैस। कोल गैस बोल भी तो रहे। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। प्रोड्यूसर गैस CO प्लस। CO प्लस हाइड्रोजन गैस CO प्लस। CO प्लस कोल गैस CO CO2 H2R CH4 H2R CH4 याद रखेंगे। मिलेराइट किसका है? इसका है। मिलेराइट किसका है? इसका है। मिलेराइट निकेल का है। सोना का दो बहुत फेमस क्या? कैल्वेराइट सिल्वेनाइट। कौन कौन? कैल्वेराइट सिल्वेनाइट। जस्ता का क्या? सुन के लिखिए नो। जस्ता का क्या होगा? टीन का क्या होता है? टीन का एक ही बहुत फेमस है, कैसीटराइट। टीन का कैसीटराइट। लार ग्रंथि में निम्न में कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता? पेप्सिन। पेप्सिन। पेप्सिन का सिक्रेशन कहां से? छोटी आंत से। कहां से? छोटी आंत। और लार ग्रंथि कौन? टाइलिन और मंड। टाइलिन और मंड। चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिका। क्या होगा? इसको कहीं इंग्लिश में फ्लेम सेल भी लिख देता है, याद रखेंगे। फ्लेम सेल। फ्लेम सेल। किडनी में हम लोग का होता है स्तनधारी जो होता है उसका उत्सर्जन किससे? किडनी में। किडनी से। मेलपिगियन नलिका द्वारा आर्थ्रोपोडा का। किसका? आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा ग्रुप का जितना भी उसका उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा। ब्रिक द्वारा जो स्तनधारी है उसका ब्रिक द्वारा। जो चपटे कृमि है, जो भी कृमि है उसका उत्सर्जन फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका द्वारा। अब विसरण। विसरण से जान रहे प्लांट में अगर गैस का आदान प्रदान होगा तो किस विधि द्वारा? विसरण द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण द्वारा। और अगर जल का होगा तो परासरण। जल का होगा तो परासरण। निम्न में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं, मतलब कान में कौन सा अस्थियां नहीं पाया जाता? इसमें 3 अस्थियां पाया जाता है। मिल्कस, इनकस और अस्टैपिज। मिल्कस, इनकस और मैलियस, इनकस और अस्टैपिज। ह्यूमरस किसमें पाया जाता है? ह्यूमरस किसमें? हाथ में। ये हो गया ह्यूमरस। यहाँ पे एक बाउंस होता है, यहाँ पे 2 बाउंस। तो यहाँ पे ह्यूमरस, यहाँ पे 2 होता है, उसको रेडियस और अल्ना। क्या? रेडियस और अल्ना। ये हो गया ह्यूमरस। और नीचे वाला 2 होता है, 2 फट्टी, उसको बोलते हैं रेडियस और अल्ना। तो बोला कौन सा कर्ण अस्थियां नहीं है तो क्या होगा? ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ पाया जाएगा? हाथ में। कहाँ? हाथ में। और सबसे छोटी अस्थियां अस्टैपिज। सबसे छोटी अस्थियां। और सबसे बड़ी फीमर। सबसे बड़ी फीमर कहां पाया जाता है? पैर में। कहां? पैर में। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज है डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड 3 को याद रखिएगा, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। माल्टोज डाइसैकेराइड। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? बर्जिलियस। किसने? बर्जिलियस। रदरफोर्ड। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। प्रोटीन का नामकरण प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। इवान वास्की किसने खोज किया? वायरस का। किसका? वायरस का। वायरस का खोज इवान वास्की। ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका या बैक्टीरिया। जीवित कोशिका या बैक्टीरिया। वायरस का खोज इवान वास्की। वायरस का खोज। प्रोटीन शब्द का प्रथम प्रयोग बर्जिलियस। प्रोटीन शब्द का प्रथम प्रयोग बर्जिलियस। कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया देखिए जो भी यहाँ पे दिया हुआ सब किससे होने वाला है? प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआस। ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआस कौन सा बीमारी? सोने की बीमारी। कौन सा? सोने की बीमारी। ट्रिप्नोसोमा से सोने की बीमारी। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। क्या होगा? मलेरिया। प्लाज्मोडियम से मलेरिया। एंट अमीबा जिंजीबेली से क्या होगा? पायरिया। क्या होगा? पायरिया। क्या प्रभावित करता है? मसूरा को, दांत को। तो बोलिएगा कालाजार में कौन सा जीवाणु? कालाजार में कौन सा प्रोटोजोआ? लिस्मेनिया डोनावानी। कौन सा? सोने की बीमारी में ट्रिप्नोसोमा। सोने की बीमारी में मलेरिया में और पायरिया में एंट अमीबा जिंजीबेलिस। पायरिया में एंट अमीबा जिंजीबेलिस। उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? देखिए नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। 78% लगभग लेते हैं और 78% छोड़ देते हैं। वही अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन लेते कितना है? 21% लेते हैं, लेकिन सिर्फ 17% छोड़ते हैं। 4% रखते हैं क्योंकि जरूरत का चीज है। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट लेते हैं? 21%। छोड़ते कितना है? 17%। CO2 कितना लेते हैं? 0.03%। कितना लेते हैं? 0.0%। छोड़ते कितना है? 4%। ये बेकार चीज है, इसको ज्यादा छोड़ते हैं। और 21% तो वही हाइड्रोजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना छोड़ते हैं। कितना लेते हैं? 78%।
छोड़ते कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? कितना? छोड़ते कितना है? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%। छोड़ते कितना है? 4%। नहीं होगा 100 से ज्यादा। घर में जाकर रूम में जाकर जोड़िएगा फिर से। कंप्यूटर का पितामह कौन? चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज। आईसी चिप्स का खोज किया था? किल्बी। कौन? आईसी चिप्स। आईसी चिप्स। भारत का पहला एक्वा पार्क कहां? अरुणाचल प्रदेश। कहां? अरुणाचल प्रदेश। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत कौन? फिजी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? भारत का नागपुर में। कहां? कब? 1975 में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में भारत के नागपुर में। उसमें हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इस बार जो 23 में हुआ कहां हुआ? फिजी में। कहां? फिजी में। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। कितने? 36। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष? BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। जितना भी नियुक्ति हुआ सब बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन? सूरदास। रविंद्रनाथ टैगोर का फेमस रचना कौन? गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार 12 मिला है ना। 12 में कंपोज हुआ, 13 में उनको मिला। हाँ। निम्न में से देश रत्न के उपनाम से, देश रत्न के उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न के ना उपनाम से जैनुल आबदीन को शेरे कश्मीर बोला जाता है। शेरे कश्मीर किनको? जैनुल आबदीन। IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? किसकी है? चीन की। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन। वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। दिवस सब आप लोग याद कर लिए पूरा दिवस। कम से कम लुसेंट में जो वो दिवस तो याद होना ही चाहिए। और लुसेंट में इन्वायरमेंट में देखिए एक और बॉक्स दिया सिर्फ दिवस का, वो भी याद कर लीजिए। इन्वायरमेंट जो नया जोड़ा है लुसेंट में, उसमें दिवस का एक और बॉक्स जोड़ा है, सिर्फ जो इन्वायरमेंट से संबंधित दिवस है उसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? नोगोजी ओकोजी इवोला। नोगोजी ओकोजी इवोला प्रथम महिला अध्यक्ष इसका बनी है WTO का, अभी भी वर्तमान में वही है। निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र? कराची से डॉन। द हिंदू कहां से? चेन्नई से। द हिंदू चेन्नई से। मैनेचू सिम्बोन आपका टोक्यो से। कहां से? टोक्यो। टोक्यो कहां? जापान। स्टार कहां? जोहान्सबर्ग। स्टार कहां से? जोहान्सबर्ग से। तो बोलेगा कि डॉन कहां से? कराची से। डॉन कराची। द हिंदू मैनेची सिम्बोन। मैनेची सिम्बोन। स्टार जोहान्सबर्ग। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणी में? 3 में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कितना श्रेणी हो जाएगा? 3। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा? तो क्या हो जाएगा? जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग क्या होगा? अच्छा, मैगिनॉट। जर्मनी प्लस फ्रांस। जर्मनी प्लस फ्रांस। 49वीं समानांतर USA और कनाडा। USA और 38वीं समानांतर हो जाएगा उत्तरी कोरिया प्लस दक्षिणी कोरिया। रेड क्लिफ किसके किसके बीच? कोई चीन बोल रहे थे अभी। मैकमोहन। डुरांड अफगानिस्तान। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। कौन? देखिए विविध का क्वेश्चन है, कौन प्रथम महिला है ना, भारतीय प्रथम महिला, ये सब मुंह पे होना चाहिए। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एवनसेन। कौन हो जाएगा? एवनसेन। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पीरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन। और दक्षिणी ध्रुव पर फ्रांसिस फिप्स। एक बार देख लेंगे, दोनों महिला ऊपर पुरुष। ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। भारत में सबसे लंबा सड़क पोल कौन? भूपेन हजारिका सेतु। ढोला से शादी आई आपका अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी INS अगर वही प्रथम परमाणु पनडुब्बी बोल देता तो INS चक। प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। प्रथम पनडुब्बी प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक। ये आपका 2440 में दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी बोलेगा तो INS चक। अब परमाणु नहीं लेगा, सिर्फ बोलेगा पनडुब्बी तो INS कावेरी। अप्सरा क्या है? क्या? सैटेलाइट उपग्रह।
कुल नए दुनिया में क्या है? प्रथम परमाणु रिएक्टर। क्या है? प्रथम परमाणु रिएक्टर। ये भी पूछता है। खनन और उत्खनन क्षेत्र में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? खनन और उत्खनन में रेड कॉलर जब। अब आप लोग देख लेंगे इसका आंसर होगा।